नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी साइंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोशिका यानी सेल को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सेल चैप्टर का पहला भाग है। इस वीडियो में मैंने कोशिका क्या है, कोशिका का विकास क्रम, कोशिका के प्रकार, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और अंतःद्रव्यी जालिका को कवर किया है। दोस्तों, इसके आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि फ्यूचर में इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में आए हुए एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। कोशिका सभी सजीवों अथवा जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी सजीवों का शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर करके बना हुआ है, इसीलिए हम इसे जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका जीव द्रव्य से बनी संरचना होती है और इस जीव द्रव्य में कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका आकार, स्वरूप तथा संख्या में एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। दोस्तों, कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। दोस्तों, कुछ कोशिकाएं अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं, जिसमें आपका हो गया अमीबा और मनुष्य का WBC। ये दोनों एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं। दोस्तों, अलग अलग सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। इस आधार पर हम सजीवों को दो वर्गों में बांटते हैं, जिसमें मेरा पहला है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में। जैसे आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु इत्यादि। ये सभी जीव एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि इनका शरीर जो है एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसके शरीर की एकमात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव होती है और इसके साथ ही इनकी सारी जैविक क्रियाएं, जैसे आपका हो गया पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सभी क्रियाएं उसी एक कोशिका द्वारा संपादित होती है। अगला है हमारा बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेल्यूलर। जैसे आपका हो गया कवक, पादप या अन्य विकसित जंतु। दोस्तों, ये बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित हुए हैं। ऐसे जीवों में कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर के अंग और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। ऐसे जीवधारियों में अलग अलग कार्य अलग अलग अंग द्वारा तथा उसके आपसी समन्वय द्वारा संपादित किए जाते हैं। दोस्तों, कोशिकाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें मेरा पहला है संसार की सबसे छोटी कोशिका। तो दोस्तों, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलसेप्टिकम है, माइकोप्लाज्म गैलसेप्टिकम। दूसरा है हमारा संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी कोशिका ये हमारा हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला है हमारा शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेनुअल कोशिका है। अगला पॉइंट है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवा हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, कोशिकाएं जो है यह दो प्रकार की होती है, जिसमें मेरा पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या क्या है, चलिए हम इनको देखते हैं। तो दोस्तों, पहला अंतर है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन होती है और यह कम विकसित कोशिका है। इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है और इसका आकार भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से काफी बड़ा होता है। दूसरा अंतर है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं,
क्योंकि दोस्तों यह कम विकसित कोशिका है, इसीलिए इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है क्योंकि यह विकसित कोशिका होता है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्य जालिका, इन सभी अंगकों का अभाव रहता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये सभी संरचनाएं पाए जाते हैं। अगला अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह विकसित नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें केवल एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। और चूंकि इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बना रहता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वह सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों अगला अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। अगला अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है, इसमें किसी भी प्रकार का सूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह विकसित नहीं होता है इसीलिए। जबकि वहीं हम यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कोशिका का विकास क्रम। सबसे पहले दोस्तों 1590 ईस्वी में जेड जेनसन और एच जेनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की। इसके साथ ही कोशिका का अध्ययन का मार्ग खुल गया। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। दोस्तों यह कोशिका मृत कोशिका थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया। दोस्तों यहाँ पे कोशिका जो है लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क यानी पेड़ की छाल के टुकड़े में किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका मृत कोशिका था। दोस्तों रॉबर्ट हुक के बाद 1683 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई। ल्यूवेनहॉक ने पहले की तुलना में काफी एडवांस टेलीस्कोप से जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिका को देखा। इसके बाद 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी, जिसे उन्होंने केंद्रक नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन के बाद 1838 और 1839 ईस्वी के बीच जैकब स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका मतवाद यानी सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीवों का शरीर कोशिकाओं से ही निर्मित है। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो कोशिका मतवाद प्रस्तुत की गई उसकी कुछ प्रमुख बातें यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए दोस्तों हम इसको भी देख लेते हैं। जिसमें मेरा पहला है, प्रत्येक सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। तो दोस्तों जीवों का जो विकास हुआ है वह एक कोशिका से ही हुआ है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सभी कोशिका मिलकर काम करते हैं, परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कोशिका जो है अपने आप में एक इकाई है, लेकिन सभी कोशिका मिलकर के काम करते हैं और इस प्रकार से एक जीव का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है हमारा, कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों कोशिका का निर्माण होने में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया, ना कि इसका खोज किया। इसके बाद दोस्तों 1846 ईस्वी में पुरकिंजे के बाद वान मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य को खोजा। तो दोस्तों अगर जीव द्रव्य की खोज किसने की, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हो जाएगा इसका आंसर 1846 ईस्वी में वान मोल। वहीं अगर हमारे सामने ये प्रश्न आए कि जीव द्रव्य का नामकरण किसके द्वारा किया गया, इसका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। दोस्तों इसके बाद 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने यह पता लगाया कि
नई कोशिका का निर्माण जो होता है उसमें पहले से मौजूद कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। फिर दोस्तों 1861 ईस्वी में मैक्स शुल्ज ने कोशिका को जीव द्रव्य का एक पिंड बताया। उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। दोस्तों एक पॉइंट जो कि पहले दर्शा देना चाहिए था, 1831 ईस्वी में एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा, क्योंकि दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इससे कोशिका को देखना आसान हो गया। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि कोशिका की संरचना किस प्रकार से हुई। तो दोस्तों कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें मेरा पहला है कोशिका झिल्ली। इसमें पादप में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। और दूसरा है हमारा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को पुनः हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें मेरा पहला होगा कोशिका द्रव्य और दूसरा हो जाएगा मेरा केंद्रक। कोशिका द्रव्य में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेरा जीव द्रव्य रचनाएं और दूसरा है मेरा मेटाप्लास्ट। तो जीव द्रव्य रचनाएं को हम ऑर्गेनोइड्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। ये रचनाएं हैं सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी काय, लाइसोसोम इत्यादि। वहीं हम मेटाप्लास्ट की बात करें तो ये निर्जीव संरचना है जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों रसधानी, वसाकन, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पित्त आदि आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग रखती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका के भीतरी संरचना को भी बाहरी आघातों से बचाता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखता है। कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आएगा या कोशिका के बाहर कौन सा पदार्थ जाएगा, इसका नियंत्रण का काम कोशिका झिल्ली का होता है। इसीलिए इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद का निर्माण होता है। दोस्तों कोशिका द्वारा होने वाले प्रासरण और विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होता है। कोशिका झिल्ली के बाद है हमारा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। दोस्तों पौधों तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक और परत होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में रक्षात्मक परत का काम करता है, जो कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है और विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का भी कार्य करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना होती है जो कि पारगम्य होती है। दोस्तों कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य थी और कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। और दोस्तों इसका सबसे प्रमुख काम क्या है, यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटी भित्ति होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, वहीं कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के बाद हमारा आता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। दोस्तों जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। दोस्तों कोशिका द्रव्य एक रंगहीन, अर्धपारदर्शक और अर्धतरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% जल होता है। जल के अलावे जीव द्रव्य में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि ये सभी मुख्य तत्व पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं भी मौजूद रहती है, जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम इत्यादि। अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी रचना के रूप में कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। दोस्तों यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है तो कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली से मिली होती है।
अंतःप्रद्रव्य जालिका लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य में अंतर्द्रव्य जालिका जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें मेरा पहला है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरा है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। दोस्तों रफ ER यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, दोस्तों इस झिल्ली के ऊपर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ ER यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। अपनी विशेष संरचना के कारण ही अंतर्द्रव्य जालिका को कोशिका या कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमारे कोशिकाओं का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका को। इसकी खोज सबसे पहले पोर्टल क्लाउडे या फूलम ने किया था, जबकि प्रथम बार इसका नामकरण पोर्टल तथा कलमैन के द्वारा किया गया। अंतर्द्रव्य जालिका को वर्तमान में एर्गेस्टोप्लाज्मा भी कहा जाता है। दोस्तों वहीं हम अंतर्द्रव्य जालिका के कार्यों को देखें तो यह अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा ही किया जाता है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है, वहीं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है। मानव यकृत में पाए जाने वाली चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य समाप्त हुए। दोस्तों इसके आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।